अस्सलामुअलैकुम बच्चों, ये वीडियो मैं क्लास 8 के लिए बना रही हूँ। मैं उनको उनकी दरसी किताब का एक सबक वो सुबह कभी तो आएगी पढ़ाऊँगी। ये एक सच्ची कहानी है। मैं बोलूँगी ये एक आबिती है जो एक लड़की पे गुजरी है। उसी के बारे में उसने अपनी एक कहानी बोली है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। पहले मैं आपको बोल दूँ, ये कहानी 1984 की है। उस वक्त भोपाल शहर, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का एक शहर है। वहाँ पे एक गैस फैक्ट्री थी जिसमें अचानक से गैस लीक हो गई और पूरे शहर में फैल गई और हज़ारों इंसान और जानवर उसके शिकार हो गए और मर गए। और इतना जहरीली गैस थी वो कि उसके बाद भी कई नस्लें जन्म जब लेती थी तो उनमें कोई ना कोई उनमें कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती थी जो उस गैस की वजह से उनमें पाई जाती थी। ठीक है, आज तक देखा जाता है कि अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी होती है। ये इसी की वजह से है कि वहाँ पे जो वो गैस रिलीज़ हुआ था वो एक जहरीला गैस था जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम सबक शुरू करते हैं। ये छोटी बच्ची कहानी बोल रही है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं बहुत छोटी थी जब भोपाल में गैस फैली थी। मेरी अम्मी बताती है कि वो मुझे अपने बाजुओं में जकड़ कर जहांगीराबाद की तरफ दौड़ी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना पहला कदम बीमारी ही की हालत में आगे बढ़ाया था और अब भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई हूँ। बीच में कुछ रोज़ मुझे थोड़ा आराम का एहसास हुआ, लेकिन अब फिर वही पुरानी हालत लौट आई है। मेरा मेरा गला और आंखें सूजी जाती है। मेरे चेहरे पर सूजन रहती है। गले के अंदर खून रसता रहता है। मेरी सांसें पूरी तरह फूलने लगती है और मैं बेहाल हो जाती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल चक्के पड़ गए हैं। शुरू में ये चक्के एक एक रुपए के सिक्के जैसे थे, अब ये ज़रा छोटे हो गए हैं। मेरा दायां पाँव अब भी ठीक नहीं है। मुझे चलने में दिक्कत होती है। और देखो मेरे पैर और देखो मेरे पैर में छाले पड़े हुए हैं। हम पर क्या कुछ गुजरी है। हमारी ज़िंदगी गैस की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। मेरे अब्बू उस हादसे में ख़त्म हो गए। तब हम बहुत छोटे थे। मेरी अम्मी की दिमागी हालत ख़राब हो गई। दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतज़ार करती रहती थी। हम कहते थे कि अब्बू आने वाले और हमें कहती थी कि अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय बनाओ। वो उनके पैरों की आहट महसूस करती और चिल्लाकर कहती, वो घर आ गए हैं। हम उनसे कहते अब्बू मर चुके हैं, पर वो हमसे कहती थी कि ऐसी बातें नहीं करते हैं। अगर हम दोबारा यही बात कहते तो वो नाराज़ होती थी, हमें मारती थी। हम उनको इत्मीनान दिलाते थे कि वो इतना परेशान ना हो। डॉक्टर हमसे कहते कि इन्हें खुश रखा करो, लेकिन डॉक्टर हमें कहता कि इन्हें खुश रखा करो, लेकिन उनकी हालत देखकर रोए बगैर रहना मुश्किल होता था। ये सब कई महीनों तक चलता रहा। रफ्ता रफ्ता किसी तरह अम्मी ने खुद को संभाला। शायद उस एहसास ने इन्हें ठीक होने में मदद दी कि इन्हें ही कुछ तदबीर करनी होगी ताकि हम सब जिंदा रह सके। मेरे अब्बू की एक दुकान थी। किसी ने समझाकर वो दुकान 500 रुपये में बिकवा दी। जब तक वो पैसे रहे हमें खाने को मिला। फिर अम्मी कई जगहों पर गई, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। इन्हें दूसरों का काम करना पड़ा। इसके अलावा मेरे इलाज पर कुछ न कुछ खर्चा भी होता रहता था। मैं हमेशा से बीमार ही रही हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चाहती थी कि वो मेरी मुसलसल बीमारी और इलाज से तंग आ चुकी है। एक मर्तबा की बात है, जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने अम्मी को प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी। वो डॉक्टर बहुत अच्छा माना जाता था। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मैं मरने वाली हूँ। इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम के बिस्तर का खर्चा 250 रुपया रोज़ाना का है। इलाज का खर्चा अलग। मेरी अम्मी ने बताया कि हमारे पास इतने
पैसे नहीं हैं। तब इसने कहा कि वो मुझे घर ले जाए, परवाह न माने। मैं वहीं पड़ी रहती थी जब तक कि दोपहर को वो वापस न आए। मुझे नहीं मालूम कि वो पैसे कहाँ से लाते, पर मेरे इलाज के लिए कहीं न कहीं से पैसे ले आती। अब मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसने मुझे काफ़ी आराम है। मेरे पाँव के छाले सूख रहे हैं, दर्द चला गया है, चेहरे की सूजन कम हो गई है और सर दर्द, बदन और गले से खून का रस बंद हो गया। अब मुझे पहली मर्तबा ऐसा महसूस होता है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं बहुत खुश रहती हूँ। अब मैं जीना चाहती हूँ।